हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करेंगे अपने कल के सेगमेंट से। कल का करंट अफेयर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस, साथ ही साथ ओडिशा स्थापना दिवस। चैट जीपीटी या कहें ओपन एआई, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, उसने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता करके स्टारगेट नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए डील करी हुई है। टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। साथ ही साथ में इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, 7000 रन बनाने वाले विकेट कीपर ये पहले भारतीय बन गए हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था रिगनाई पचरा कपड़ा और त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये है त्रिपुरा का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। फिक्की महिला संगठन या कहें एफएलओ, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बन गए हैं जयश्री दास वर्मा। मियामी ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन की जोड़ी ने। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 और ऐसे जियो पार्क को जोड़ा हुआ है। भारत की पहली त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन या कहें कमांड सेंटर ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। सीताराम मीणा जो है ये नाइजर में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है अशोक कुमार को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। बात करेंगे अब आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर चाहिए तो एमजेटी ऐप पर जाइए। एमजेटी ऐप पर ही दोस्तों ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज वगैरह सब आपको मिलेंगे। आगे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस थीम के साथ 2 अप्रैल को विश्व आर्टिज्म अवेयरनेस डे या वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया? तो 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है एम्पावरिंग आर्टिस्टिक वॉइसेस। एम्पावरिंग आर्टिस्टिक वॉइसेस। आर्टिज्म अवेयरनेस डे है क्या? दोस्तों आर्टिज्म जो रोग होता है, बीमारी होती है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आर्टिज्म अवेयरनेस ये एक प्रकार का आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है और इससे पीड़ित जो लोग होते हैं उनको अपने नागरिकों के बीच जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और नीले रंग को आर्टिज्म के से पीड़ित लोगों का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन जो है बिल्डिंग्स वगैरह को ब्लू कलर की पेंट किया जाता है, मतलब लाइटिंग की जाती है। तो आर्टिज्म अवेयरनेस डे आप ध्यान रखेंगे, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में रही डिटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये देखो, इस पर मैंने कल भी आपको एक वीडियो दी थी, कल शाम को ट्रेंडिंग टॉपिक पर। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा कि चाइना ने फिर नाम बदला और भारत की क्या प्रतिक्रिया रही, एस जयशंकर साहब ने क्या जवाब दिया, इनको करारा जवाब दिया है। इसको सबको कल अच्छे से डिटेल में समझाया गया था। आज हम लोग मोटा मोटा जान लेंगे। यहाँ पर देखो, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अभी 30 ऐसे स्थानों के नाम बदले हुए हैं। इसमें स्थान भी शामिल है, कुछ नदियां भी शामिल है, उसके बाद कुछ रोड भी शामिल है। तो इन सब के नाम ये बदला हुआ है चाइना। ऐसा पहली बार नहीं किया है, पिछले 7 सालों में ये चौथी बार ऐसा कर रहा है। ये एक्चुअली में अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है, पूर्वी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है और इसे ये कहता है कि ये पूर्वी तिब्बत का हिस्सा था, तिब्बत पर हमने कब्जा कर लिया तो इसलिए ये भी हमारा हुआ। लेकिन भारत इनको कड़े शब्दों में कई बार जवाब दे चुका है। इस बार इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर धोया गया। इनको ये जयशंकर साहब ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि किसी और के घर को अपना नाम बता दो तो वो घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर बहुत ऊट पटांग करोगे ना तो यहाँ एलएसी पर हमारी सेना खड़ी है और उनको मालूम है अच्छे से क्या करना है। एग्जैक्टली इन्होंने बोल दिया कि हमारी सेना एलएसी पर तैनात है और उसे पता है किसे कब क्या करना है, तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़ो कि नाम बदल देंगे तो वो क्षेत्र अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर खुले तौर पर इनको धमकी दी गई है, भारत के द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है कड़े शब्दों में। और बाकी आप इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको और भी समझ में आ जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर मैप के माध्यम से। जैसे अगर आप देखोगे तो भारत है, ये भारत के ऊपर चाइना है इधर, ठीक है ना। तिब्बत जो पहले था अब तो चाइना हो गया, 1959 में उसने कब्जा कर लिया। तो एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, एलएसी, एक आप एलएसी सुने होंगे, एक आप एलओसी सुने होंगे। एलओसी जो होता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल ये इधर है, ये वाला
जो पीओके और भारत को अलग करती है। ध्यान रखना, पाकिस्तान और भारत को अलग नहीं करती है एलओसी। एलओसी पीओके और भारत को अलग करती है, ठीक है ना। कश्मीर को, पीओके अपना क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक का अनाधिकृत तरीके से इसने कब्जा किया हुआ है और इस पर इसको हम लोग लेकर रहेंगे। जानते ही हो अमित शाह जी वाला बयान। तो पीओके जो है ये अपना है, तो इसके और कश्मीर के बीच में जो बॉर्डर है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद इधर वाला जो ये लाइन है ना, ये लाइन गई हुई है, यहां पर नेपाल छोड़ दो तो इधर सिक्किम, फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। ये लाइन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे एलएसी कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच में एलएसी है, ठीक है ना, और भारत और पीओके के बीच में एलओसी है। अच्छा जी, एलएसी में मैंने आपको कल भी बताया है अच्छे तरीके से कि 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है एलएसी को। एक तो पश्चिम सेक्टर है, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर है, एक मध्य सेंटर है और सेक्टर है, और एक पूर्वी सेक्टर है। तो 3 सेक्टर के तहत यहाँ पर एलएसी पर कंट्रोल हम लोग करते हैं, एलएसी की सुरक्षा करते हैं। तो बात मामला कहाँ उठा है, यहाँ पर। ये जो पूर्वी सेक्टर है, यहाँ पर ये मामला उठा है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों, कुछ नदियों, कुछ जगहों का नाम उसने बदला हुआ है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 15 उत्पादों को जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया गया, या कहें जीआई टैग दिया गया। तो अभी 15 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के। और ये मैं कल भी आपको हिंट के तौर पर बताया था कि उत्तर प्रदेश अब बन गया है भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य। उत्तर प्रदेश के आज के टाइम पर 69 प्रोडक्ट हो चुके हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ पर देखिए, यूपी टेक्स द लीड, हैज मोस्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। ये आर्टिकल कब का है, 31 मार्च 2024 का। तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है लोगों की, इसीलिए मैंने आर्टिकल के सुधा आपको दिखा दिया कब का ये आर्टिकल है, कब का अपडेट है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जो राज्य है वो आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश है। 69 प्रोडक्ट इसके ऐसे हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है। अब एक और रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिले हुए हैं वाराणसी के प्रोडक्ट को। और वाराणसी का प्रोडक्ट मतलब वाराणसी के आप समझो कि केवल और केवल वाराणसी से 30 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग मिला है। और किसी एक क्षेत्र से या कहीं किसी एक जिले से इतना ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट प्राप्त होना, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है इसी वाराणसी के नाम। तो 2 रिकॉर्ड बन गए, एक उत्तर प्रदेश के नाम, एक वाराणसी के नाम। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने किसे पीछे किया, तमिलनाडु को। तमिलनाडु में 58 जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। जीआई टैग क्या होता है, कल की वीडियो में भी आपको बताया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जब कोई प्रोडक्ट इतना ज्यादा प्रख्यात हो जाता है, विख्यात हो जाता है, जिस वजह से वो उस एरिया की पहचान बन जाता है, तो भारत सरकार चाहती है उसको और ज्यादा ब्रांडिंग किया जाए और उसका ग्लोबल मार्केट में पहुंचाया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था भी सुधरती है और इंडियन इकोनॉमी में भी बूस्टअप आता है, बढ़ावा देखने को मिलता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होता है उस जगह का। तो इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है 10 साल के लिए, जिससे उसकी ब्रांडिंग वगैरह बढ़ जाती है, उनका एक्सपोर्टेशन इम्पोर्टेशन बढ़ जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा चेन्नई में एक संस्था है और उसके द्वारा ये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री उसमें रजिस्टर कराए जाते हैं। 69 प्रोडक्ट हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। बाकी अब सब जान गए हो आप, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, ये 15 प्रोडक्ट तो देख लो कौन कौन से हैं जिसको मिला है जीआई टैग। बनारस की ठंडाई, और बनारस का तबला, बनारस की शहनाई, बनारसी लाल भरवा मिर्च, चिरंगाई गांव करौदा, बनारस लाल पेड़ा, बनारस भित्त चित्र, जौनपुर की इमरती, मथुरा सांझी शिल्प, बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल अस्थि शिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प एवं खिलौने, मूंज की शिल्प, रामपुर पेंचवर्क। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे, मुझे जरूर पता है कि आप लोग जो है कहीं न कहीं यूज कर रहे होंगे, तो आप इनमें से बताइए कमेंट करके, इनमें से किस चीज का आपने इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे कोई प्रोडक्ट हो या कोई खाने वाला हो। ठीक है, बनारस की ठंडाई कितने लोग पिए हो बताओ जल्दी। चलो, होली वगैरह में पिए ही होगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट हैं जो पिछले दिन दिए गए थे, कल हम लोगों ने इस पर बात की थी, तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ? तो देखो, शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है अभी हाल ही में बुल्गारिया और रोमानिया। ये अभी आंशिक रूप से ही शामिल हुआ है, पूरी तरीके से नहीं शामिल हुआ है। ये शेंगेन क्षेत्र क्या है, पहले इसको समझ जाओ, उसके बाद ये समझना कि शामिल हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। देखो, शेंगेन क्षेत्र जो है, शेंगेन जो क्षेत्र है, ये यूरोपियन यूनियन का एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसे समझौते के तहत ये क्षेत्र डिसाइड किया गया है कि वहां पर
आराम से आओ जाओ, आराम से व्यापार करो, कोई टैक्स वगैरह नहीं देना है, या अगर छुट्टा पुट्टा टैक्स लगना भी है तो बहुत कम लगेगा, चेकिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं गुजरना पड़ेगा। तो वो लोग ना, मतलब आप देखते भी हो कि वो लोग बहुत ज्यादा मिलजुल करके रहते हैं कि चलो सुबह गुजारे यहाँ पर इस देश में, शाम को पहुंच रहे हैं वहां पर, ऑफिस कहीं और पर है, कल को वहां, परसों को वहां। उनको ऐसा बार बार वीजा, पासपोर्ट, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऐसा होता है शेंजेन रीजन की वजह से। शेंजेन रीजन में ऐसे देश ऐसे देश शामिल हैं जहां पर, जिनकी वजह से जो है सदस्य आते जाते रहते हैं। जैसे इस शेंजेन क्षेत्र में अब 29 सदस्य हैं, इसमें से 25 जो है यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन में भी जो मैक्सिमम सदस्य ये इसमें शामिल है, अभी मैं मैप के थ्रू आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल 1985 में ये गठित किया गया था शेंजेन क्षेत्र। ये यूरोपीय संघ में 400 मिलियन से अधिक लोगों को आंतरिक सीमा नियंत्रण के बिना स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। यह है शेंजेन क्षेत्र। तो समुद्र मार्ग से, हवाई मार्ग से मुफ्त मुक्त में आवाजाही कर सकते हैं। मुफ्त नहीं, मुक्त आवाजाही, मतलब कि फ्री में नहीं आ जा सकते हैं, पैसा तो देना ही पड़ेगा, टिकट वगैरह का चार्ज, लेकिन उनको चेकिंग वगैरह से गुजरना नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है ना, वीजा वगैरह नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया का विरोध हो रहा था, इस वजह से ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया जांच करेगा अपना इस रीजन के बाकी लोगों का, और बाकी जो है लोग शामिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ की बुल्गारिया और रोमानिया की। तो पहले ये देख लो शेंजेन क्षेत्र ये है। शेंजेन क्षेत्र ये है जहां पर आपको इधर ऑरेंज कलर का दिख रहा है जो देश, जैसे जर्मनी हुआ, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फ्रांस दिखेगा, स्पेन दिखेगा, इटली दिखेगा, बड़े बड़े देश में ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ठीक है ना, स्लोवानिया, हंगरी, ये सभी। यहाँ पर आपको बुल्गारिया और रोमानिया दिख रहा है, ये अभी तक नहीं शामिल थे, लेकिन अभी आंशिक रूप से शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। और यहाँ आइसलैंड हुआ, उसके बाद नॉर्वे हुआ, ये सभी नॉन ईयू शेंजेन मेंबर हैं, ये मेंबर नहीं है इसके। क्लियर, चलिए। तो ये रही शेंजेन क्षेत्र की बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आंशिक रूप से बुल्गारिया और रोमानिया भी शामिल हुआ है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एटीपी, एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। पुरुषों का रहेगा तो एटीपी लिखा जाएगा, महिलाओं का रहेगा तो क्या लिखा जाएगा? डब्ल्यूटीओ, ठीक है ना। डब्ल्यूटीए होता है, डब्ल्यूटीए होता है विमेन्स टेनिस एसोसिएशन खिताब, महिलाओं वाला, और पुरुषों वाला एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो इसके दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच आप जानते हो ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और इनके नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम, 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। सर्बिया के रहने वाले ये हैं नोवाक जोकोविच। तो ये सबसे ज्यादा समय तक नंबर 1 रहने वाले, ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। ये कब से है नंबर 1 जानते हो? 419वां सप्ताह पूरा करने जा रहे हैं ये नंबर 1 के तौर पर। 419वें सप्ताह, अब आप कैलकुलेट करके बताओ कि कितने वर्ष तक होगा। नंबर 1 के रूप में इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? रोजर फेडरर का रिकॉर्ड ये पीछे करने जा रहे हैं। 9 अप्रैल को पीछे कर देंगे, तो हम ये मानकर चल रहे हैं ये पीछे कर ही देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतने सालों से टॉप पर ही चल रहे हैं, अभी कोई इवेंट भी बड़ा नहीं है। तो ये हो गया है। नोवाक जोकोविच के बारे में जानते रहिएगा, ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, 24 ग्रैंड स्लैम। अगला, मार्च की मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के लाइव सेक्शन में देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा का पूरा महीने का एक ही सिंगल क्लास में कवर कराया गया है। ई बुक भी आ गई है, जिनको ई बुक लेना है। अच्छा, कल बहुत लोगों के ट्रांजेक्शन फेल हो रहे थे, कारण ये था पेमेंट गेटवे जो है वो चेंज किया जा रहा है एप्लीकेशन का। तो जब तक अभी नया अपडेट ना आ जाए, 1-2 दिनों में आ जाएगा, तब तक आप एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, जो उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, वहां पर आपको क्यूआर कोड वगैरह भेजा जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है ना, या जो एप्लीकेशन में आप क्लिक करोगे डायरेक्ट पहुंचोगे व्हाट्सएप पर, तो वो ऑफिशियल नंबर है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, उस पर आप पेमेंट करोगे तो आपको वहां पर ई बुक भेजी जाएगी। तो जिनको जल्दी है पढ़ने की वो वहां से ले सकते हैं, जिनको थोड़ा सा सब्र है वो 2-3 दिन रुक जाइए, पेमेंट गेटवे चेंज हो रहा है, तो वहां पर आपको फिर से एप्लीकेशन से ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है व्हाट्सएप का नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आप जाकर के हाय हेलो करके पूछ लेना कि ई बुक लेना है, कैसे मिलेगी। इंग्लिश ई बुक भी आ गई है, हिंदी भी आ गई है, और आज 3 महीने की ई बुक भी आ जाएगी, 3 मंथ वाली, तो उसको भी आप ले सकते हो। बाकी ऑफलाइन अगर बुक लेना है ये भी ऑर्डर कर सकते हो, और मास की भी वाली जो किताब है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिग महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया?
सिग्मोत्सव। सिग्मोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है गोवा में। गोवा में सिग्मोत्सव होता है और ये बसंत में होता है। अभी बसंत चल रहा है तो यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत ही पारंपरिक इसका उत्सव होता है। बसंत के मौसम में होली और कार्निवल परंपराओं के मिश्रण के साथ ये लोग मनाते हैं। परेड, लोक नृत्य, झांकियां ये सभी निकालते हैं ये लोग। तो ये गोवा का महोत्सव है। गोवा के कुछ और महोत्सव की बात करें तो साओ जोआओ महोत्सव होता है, ठीक है ना। जाओ सो जाओ महोत्सव के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं इसको, जिससे याद हो जाए, लेकिन असली नाम क्या है? साओ जो आओ, ठीक है ना, जाओ सो जाओ नहीं। सेंट फ्रांसिस जेवियर का उत्सव होता है, यहाँ पर घोड़े मोदनी होता है, सागमो उत्सव होता है, सनबर्ग उत्सव होता है। ये सभी गोवा के प्रमुख उत्सव हैं, ठीक है। कुछ और महोत्सव जो अभी रिसेंट में मनाए गए उनको देख लो पहले। गोरसम कोरा महोत्सव अभी अरुणाचल प्रदेश में हुआ। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव दोस्तों ये आयोजित हुआ कोलंबो श्रीलंका में। और समक्का सरलंबा जतारा ये तेलंगाना में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल गोवा में होता है, ये भी एक इंक्लूड कर लेना उसमें। जल इतिहास उत्सव दिल्ली में हुआ। अच्छा, महोत्सव और मेले पर मैंने अभी रिसेंट में ही एक वीडियो दी थी जब टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी। तो टॉपिक वाइज वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उस पर जा करके आप देखो, उसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर दिए गए हैं। तो उसमें महोत्सव भी है, उसको देख डालना 2023 का सारा महोत्सव कवर हो जाएगा। गोवा की बात करते हैं। गोवा है भारत का सबसे छोटा सा राज्य। सबसे छोटू सा राज्य किसके किसके बीच में है? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है, छोटा सा राज्य। केवल 2 ही जिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 2 जिले हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें ही जाती हैं, 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। राजधानी इसकी पणजी है। सीएम इसके प्रमोद सावंत हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर हैं। यहाँ पर झीलों की बात करें तो नेत्रावली, मायाम, अरम्बेल, स्वीट वाटर ये लेक है। नेशनल पार्क में अंसी नेशनल पार्क, इसको लेकर के लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहती है। लोग कहते हैं अरे सर कर्नाटक में है, कहाँ में गोवा में आप लग दिए हो। देखो ये बॉर्डर पर है, कुछ क्षेत्र इसका इसमें पड़ता है, कुछ उसमें। आप कर्नाटक वाला पेज मेरा देखोगे तो उसमें भी आपको अंसी नेशनल पार्क दिखेगा। अब भाई नेशनल पार्क तो बॉर्डर वगैरह तो हम लोग अब बनाए हैं, नेशनल पार्क या जंगल ये सब तो पहले से ही थे, है ना। तो नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क बॉर्डर पर है, दोनों में आएगा तो दोनों रहेगा। भगवान महावीर अभ्यारण्य है यहाँ पर। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया? तो पीआईबी का प्रधान महानिदेशक दोस्तों किसे बना दिया गया है? शेफाली शरण को। शेफाली शरण जी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक होंगी, शेफाली शरण। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या है? देखो एक वीडियो और मुझे याद आ रहा है। देखो जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं ना, कोशिश करता हूं जो लॉन्ग टर्म वाला हो वो मैं आपको बना करके दे देता हूं शाम को। तो मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो में आपको बनाकर दिया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूज एजेंसीज क्या होती हैं, न्यूज रिपोर्टर्स क्या होते हैं, न्यूज मीडिया क्या होता है, न्यूज चैनल क्या होते हैं, यूट्यूब चैनल क्या होते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे मीडिया वाले आ गए हैं। तो फिलहाल ये देखो पीआईबी हुआ और एएनआई हुआ, ये सभी न्यूज एजेंसीज हैं। आप देखते होगे जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो एक माइक आपको जरूर दिख जाएगा, एएनआई वाला। ये एएनआई वाला दिखता है ना कि काला काला रहता है, बीच में एएनआई लिखा रहता है। ये आप बहुत पहले से देखते आ रहे हो, जो लगभग हर वीडियो में जहां कहीं भी इंटरव्यू हो रहा होता है एएनआई का जरूर मिल जाता है। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि एएनआई हुआ, पीआईबी हुआ, ये सभी दोस्तों न्यूज एजेंसीज हैं। कौन है? न्यूज एजेंसीज हैं। और इन्हीं के पास ही सारी खबरें आती हैं सबसे पहले, ठीक है ना, आज तक वालों से भी पहले। अब तो मान लो अब बाकी जो चैनल्स हैं वो अपने खुद के रिपोर्टर्स वगैरह फैलाने लगे हैं देश दुनिया में, लेकिन एएनआई हुआ या न्यूज एजेंसी जो भी हुई तो उनके पास सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो एआईआर हुआ, जैसे पीआईबी हुआ, इन सब के पास सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स हैं और ये न्यूज एजेंसीज हैं, ये न्यूज लेती हैं, फिर ये न्यूज बेचती हैं सबको। बिल्कुल, ये जैसे आज तक हुआ, एनडीटीवी हुआ या आपका न्यूज 18 हुआ, कुछ भी हुआ, सबके पास ये लोग न्यूज बेचते हैं, सब इनसे न्यूज खरीदते हैं। तो अब लेकिन अब धीरे धीरे समय अपग्रेड हो रहा है तो सबकी टीम बढ़ रही है, तो अब लोग अपने अपने भी रिपोर्टर भेज रहे हैं, लेकिन सभी जगह अभी भी इनके तक पहुंच नहीं है। अभी भी बहुत सारे न्यूज जो है समझ लो 60 से 70% न्यूज खरीदी ही जाती है ना। बस लोग फालतू में बेवकूफ बनाते हैं कि सबसे पहले मेरे यहाँ दिख रहा है, एक्सक्लूसिव मेरे यहाँ दिख रहा है। कुछ नहीं, जो यहाँ दिख रहा है 10 मिनट बाद दूसरे के यहाँ भी वही वीडियो दिखेगी। क्यों? क्योंकि सब लोग एक ही जगह से खरीदे हैं, कोई पहले खरीद लिया, कोई थोड़ी देर बाद खरीदा। यहाँ पर देखो प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं उनको देख लेते हैं। जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला ऑर्गेनाइजेशन की ये अध्यक्ष बनी है। सिंधु निधु सक्सेना ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। और
पीयूष आनंद राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के अध्यक्ष हैं। राजीव कुमार को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का बनाया गया अध्यक्ष और सदानंद दांते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया। हंसा मिश्रा यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए और डायरेक्टर निदेशक बनाए गए। वैसे संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल का डीजीपी बनाया गया इनको, और एमबी राव को भारतीय बैंक संघ का इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो नवीनीकरण ऊर्जा की श्रेणी में स्कॉच ईएसजी का पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। किसने इसको जीत लिया है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। आरईसीएल कंपनी जो है ये एक महारत्न कंपनी है और इस कंपनी ने जीत लिया है दोस्तों अभी स्कॉच ईएसजी का पुरस्कार नवीनीकरण ऊर्जा की श्रेणी में, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में इसने जीता हुआ है। ये एक महारत्न कंपनी है और इसने पिछले दिनों में बेहतरीन प्रदर्शन अपने किए हुए हैं और इसलिए इसे यह अवार्ड मिला हुआ है। स्कॉच ईएसजी पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे रहे होते हैं। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड की बात करें तो 1969 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं विवेक कुमार देवांगन। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 56वीं राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप जीत ली है दोस्तों महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की टीम ने पुरुषों वाला भी जीत लिया और महिलाओं वाला भी जीत लिया। तो यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों लिख दो, पुरुष और महिला दोनों लिख दो। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप, खो खो एक खेल होता है आप जानते हो, तो 56वीं ये प्रतियोगिता थी, इसको जीत लिया है। अच्छा जी, पुरुष वाला जो जीता इन्होंने, पुरुष वाले में इन्होंने रेलवे को हराया और महिला वाला जब जीता इन्होंने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को हराया। इनकी भी टीमें वहां पर खेलती हैं ना। चलो, आयोजन कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में और नई दिल्ली में हुआ था ये। इंग्लैंड में अगली बार विश्व चैंपियनशिप खेली जाएगी तो इसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है, तो नेशनल चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट रखता ही है। आगे बढ़ते हैं, 56वां संस्करण था। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए किस देश का चयन किया? अब देखो यहाँ पर एक वही वाली बात हुई कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया गया, ऐसे ही हुआ यहाँ पर। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अभी महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करने के लिए सऊदी अरब को चुन लिया है ना। सऊदी अरब हुआ या बहुत सारे अरब देश जो हुए, हालांकि सऊदी अरब बहुत सारे मामलों में सुधार देखने को मिल रहा है अभी, लेकिन तभी भी पिछले दिनों में कई मामले ऐसे आए हुए हैं यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ। तो यहाँ पर इनको अध्यक्षता दे दी गई, नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दे दिया गया महिला अधिकार मंच का, वो भी संयुक्त राष्ट्र का। अब भैया होना था बवाल, तो यहाँ पर देखो सब लोग इसको आलोचना इसके करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आप आर्टिकल्स वगैरह देख पाओगे, इसको चुन लिया गया है अध्यक्ष के रूप में। बहुत सारे देश, बहुत सारे जो संगठन हैं वो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, इन सब की नियुक्ति की आलोचना की जा रही है, इसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है कि भाई इनको क्यों दे दिए यार। इन्हीं के देशों में, इन जैसे जैसे अब ईरान हुआ, ईरान में आपने देखा पिछले दिनों बहुत सारी चीजें हुई, और जो भी अरब देश हैं वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती है महिलाओं पर। अब तो धीरे धीरे सऊदी अरब में आप देखते होंगे कि पहली महिला, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट करने पहली बार वहां पर जा रही हैं। सोचो 70-71 संस्करण हो चुके उसके, और अब जाकर के सऊदी अरब में कोई महिला रिप्रेजेंट करने जा रही है अपने देश का मिस यूनिवर्स में। ऐसे ही आप पहली महिला स्पेस में जाने वाला सुने, पहली महिला स्पोर्ट में आपने सुना, ये पिछले दिनों में पहली पहली महिला देखने को मिल रहा है। और बाकी अभी भी वहां पर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। इसी चीज को देखते हुए वहां पर लगातार विरोध भी हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग में अब सऊदी अरेबिया महिला अधिकार मंच का नेतृत्व करेगा। जब भी सऊदी अरब आता है तो मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरब से याद रखना है रियाद, रियाल, मजलिस अल सूरा। रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है यहाँ की मुद्रा और मजलिस अल सूरा है यहाँ की संसद का नाम। अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो एशिया के मैप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा सऊदी अरब। कहां पर? आप देखोगे अपना प्यारा भारत है ये, ठीक है ना, अपना प्यारा भारत है ये, और यहां से आप देखोगे तो ये रहा देश सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। ये वर्ल्ड एटलस वाले ना, ये इंडिया का मैप गलत लगाए हैं, इनका नहीं यूज करना चाहिए। तो सऊदी अरेबिया यहाँ पर है और मैंने बाकी चीजें आपको बता ही दी हुई हैं। और यहाँ पर देखो ये जो कर्क रेखा है ना, भारत के साथ साथ इससे भी होकर के गुजरती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। 10 क्वेश्चन थे आज के दिन के ये। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें अगर, तो नेशनल पार्क कौन सा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? ये मैंने कल पूछा था आपसे।
आपने बताया गिर नेशनल पार्क, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप 1 लाख जीत गए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये रोम में है, इटली में है। आज आपको क्या बताना है? 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना था? और किस राज्य से अलग हुआ था ये भी बता देना। कल की वीडियो देखोगे जरूर आप बताओगे। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर मेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये दोनों क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको गुरु लाइक कर देना और शेयर कर देना, है ना? शेयर कर दोगे तो मुझे भी मजा आ जाएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।